वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये हमारा होगा पूरी की पूरी स्पोर्ट्स इंजरीज के ऊपर। और इसके अंदर हम हर उस इंजरी की बात करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मेडिसिन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा पूरा का पूरा कोर्स है एक्चुअली उसका ये एक पार्ट है। और पहला ही पार्ट है वो किसके अंदर आता है? स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर आता है। इसलिए हम जो शुरुआत करेंगे वो एक बेसिक सी डेफिनेशन के साथ करेंगे कि स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है। और उसके बाद हम सारी की सारी देखेंगे हमारी इंपॉर्टेंट इंजरीज क्या है, किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार के क्या क्या पॉइंट्स पूछे जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और मुझे ये विश्वास है कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद स्पोर्ट्स इंजरीज से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एटलीस्ट टीजीटी और पीजीटी लेवल के एग्जाम्स जो है उसमें आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करेंगे हमारा वीडियो। देखिए, सबसे पहले पूछा गया आपका कि स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है। तो ऑब्वियसली हमारा स्पोर्ट्स प्लस मेडिसिन दो शब्दों से ये बना है। तो वी कैन डिफाइन इट एज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज और इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एथलेटिक एक्टिविटीज़, या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऐसी है। कहने का मतलब क्या है कि मेडिसिन की ही एक फील्ड है। अब देखो, स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि यदि आप कोई भी गेम कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट कर रहे हैं, तो चोट लगना तो बड़ी लाजमी सी बात है, लगेगी वो तो उसको ठीक भी तो हमने करना होता है। तो उसका पूरा का पूरा रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस होता है उसको ठीक करने का, वो सारी चीज़ें किस में आती है? हमारी स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर आती है, जैसा हमारी डेफिनेशन गया है। तो शुरू करने से पहले एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, जो अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि IASM इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है उसका निर्माण कब हुआ था, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको यहाँ पे डाल रखा है। 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो इसका पहला जो सेमिनार था, कई सारे सेमिनार्स हो चुके हैं ओबियसली, इसका जो पहला सेमिनार था वो भी 1971 में ही हुआ था। हालांकि सेमिनार का क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, पर इसका IASM का एक दो पूछा गया है। इसके बाद हम अपनी बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, स्पोर्ट्स इंजरीज की। तो हमें हर किसी व्यक्ति को पता है स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है। खेलों में लगने वाली चोटें कौन कौन सी होती है, क्या क्या इसकी क्लासिफिकेशन है, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे कैसे ये चीज़ हमें हो सकती है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। देखो, हमारी जो इंजरीज हैं वो बेसिकली हमने किस किस में डिवाइड कर रखी है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में कर रखी है, हार्ड टिश्यू इंजरीज में कर रखी है, और कुछ अदर इंजरीज है। तो उसमें ये सारा का सारा हमने डाल रखा है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, फिर हार्ड टिश्यू इंजरीज, फिर कुछ अदर इंजरीज। इसके अंदर सिर्फ हम उन्हीं इंजरीज को देखेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। और यदि मुझसे कोई ऐसी इंजरी मिस हो जाती है तो आपको तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि कौन सी वो इंजरी है जहाँ से ये क्वेश्चन भी आता है, डेट में भी बने, हम अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर पाए। खैर, तो स्पोर्ट सबसे पहले हमारी कौन सी है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू मतलब जो हमारे उत्तक होते हैं, जो हमारे मुलायम उत्तक होते हैं, उनसे संबंधित कुछ चोटें हमारी किस्में होगी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। इट कॉजेज द पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन दी मसल्स, मतलब दर्द और जलन मांसपेशियों के अंदर, इसके द्वारा होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के। देखो, लगने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। जैसे इसमें जो CIF है, ये जो लेडी है ये नीचे है, तो इससे क्या हो सकता है? हमें ऑब्वियसली फ्रैक्चर वैक्चर तो नहीं होगा, इतनी बड़ी इंजरी हार्ट टिश्यू इंजरी नहीं होगी हमें, कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है भाई, कोई छोटा मोटा कंट्यूशन वहाँ पे हो सकता है, या इन पे कुछ एब्रेशंस आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चीज़ें बहुत कुछ है पढ़ने को, पर हम सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारा पेपर के अंदर आता है। तो सबसे पहली चीज़ हमारी क्या है? स्प्रेन। देखो, टिश्यूज, इसको इंजरीज के अंदर एक छोटी सी सलाह है मेरी, मैं हालांकि ये कहता हूँ कि इंग्लिश में ही आप चीज़ों को पढ़ो, वो बहुत आसान होती है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक शब्द का मतलब एक ही होता है, परंतु हिंदी के अंदर क्या होता है? उसके विभिन्न मीनिंग्स होते हैं। तो ये कुछ एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि इंजरीज को आप हिंदी के अंदर भी पढ़ो।
हिंदी के शब्दों का वहाँ पे इस्तेमाल करो, इससे वो चीज़ें आसान हो जाती। जैसे ट्रेन किसी ने सुना ना सुना हो, लेकिन मोच हर किसी ने सुनी। हाँ, देखिए दो चीज़ें होती है, ये बहुत ही एक बेसिक सी चीज़ है, वैसे हर किसी को पता होगा, पर जो बिल्कुल नया बच्चा है जिसको, एक होता है हमारा लिगामेंट और एक होता है हमारा टेंडन। लिगामेंट हमारा क्या होता है, बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट जो हमारा होता है वो क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, स्नायु इसको कहते हैं। और टेंडन हमारा क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है। टेंडन हमारा काम क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ने का। तो स्प्रेन हमारी क्या होती है, इंजरी होती है किस चीज़ की, लिगामेंट की। और लिगामेंट हमारा क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो जैसे इसके अंदर दिखाया गया है, जैसे ये क्या है, यहाँ पे देखिए आप, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये हमारी जो टिबिया और फिबुला बोन है, ये नीचे एक लिगामेंट है जो उनको जोड़े हुआ था, बट ये अब टीयर हो गया है। तो ऐसी इंजरी जिसमें हमारा लिगामेंट टीयर हो जाता है या उसमें कोई भी चोट लग जाती है, तो ऐसी इंजरी हमारी क्या कहलाती है, स्प्रेन कहलाती है, मोच कहलाती है। देखिए हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऐसा वो पार्ट था, इसलिए इसके टीयर होने पे क्या होता है, हमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अब सभी ने इस चीज़ को कभी ना कभी महसूस भी किया होगा कि मोच आने पे हमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, साथ में इसके अंदर हम हर उस, देखिए चोट जब भी हमें लगती है तो क्या होता है, हम उन चीज़ों को कम करने के लिए या उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, तब तक हमें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम फर्स्ट एड का स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट एड स्प्रे का नहीं, फर्स्ट एड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर भी फर्स्ट एड के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं हम, प्राइस थेरेपी का करते हैं। प्राइस थेरेपी में का मतलब क्या होता है, हमारा रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन। प्राइस थेरेपी, अब प्राइस थेरेपी हुई थी, फिर प्राइसिस थेरेपी होगी अब आज के टाइम। पी से हमारा प्रोटेक्शन आता है, एस से हमारा स्टेबलाइजिंग आता है। तो ये सारी चीज़ें हम थेरेपी के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ इतना हमने ध्यान रखना है कि फर्स्ट एड के तौर पे राइस थेरेपी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन्स जो होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड स्प्रेन्स जो होते हैं ना, जिसमें बिल्कुल हल्की फुल्की सी चोट होती है, वो हमारे क्या होते हैं, घर पे ही ठीक हो जाते हैं। सीवियर जबकि होती है वो इतने ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं कि वो सर्जरीज के बिना हील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। अच्छा, इसका पहले दिखा रखे हैं, कुछ सिम्टम्स दिखा रखे हैं, जैसे दर्द, सूजन, है ना, ब्रूजिंग हो गया, और वहाँ पे वो बॉडी पार्ट हिल ना पाना या जलन होना, ऐसे कुछ क्या है इसके सिम्टम है, लक्षण कि हमें मोच आ गई है। हाँ, कहाँ कहाँ पे ये देखने को मिल सकते हैं, देखो मेन मेन जो है वो क्या है, जैसे हमारी एंकल होगी, हमारा घुटना हो गया, हमारी कलाई होगी, हमारा अंगूठा हो गया, इस प्रकार की जगह पे क्या हो सकता है, हमें ये स्प्रेन है जो देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ स्प्रेन भी दिखा रखा है। फर्स्ट डिग्री हमारा कौन सा होता है, माइल्ड स्प्रेन। अभी हमने बात की थी ना, तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डिग्री हमारा कौन सा होता है, माइल्ड स्प्रेन। सेकेंड डिग्री हमारा कौन सा होता है, मॉडरेट स्प्रेन। और थर्ड डिग्री हमारा क्या होता है, स्प्रेन। ठीक है, तो ये इसमें जैसे दिखा रखा है, हमारा हमारे घुटने के जो चार लिगामेंट्स होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट, लेटरल लेट होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, और एक मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट। तो उन चारों को दिखा रखा है। उनमें से देखो एक जो ये हमारा लिगामेंट है, देखो पहले वाले में क्या है, बिल्कुल ना बराबर है, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा कहीं पे कुछ चोट है या नहीं है। दूसरे वाले में क्या है, लगभग 50% हमारा ये लिगामेंट टीयर हो चुका है। और जो तीसरे वाला है सबसे घातक जो है इसमें, ये तो पूरा टीयर हो ही चुका है, ये अंदर वाला भी थोड़ा टीयर हो चुका है। तो ऐसी जो इंजरीज होती है उसके अंदर सिर्फ सर्जरीज के माध्यम से ही आप उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो हो सकती है, मतलब उसको ठीक करने का मेरे ख्याल से एकमात्र तरीका। ये तीन इसकी क्या होती है, टाइप्स होती है। इसी प्रकार से दूसरी आती है स्ट्रेन।
स्ट्रेन हमारा क्या होता है, इट इज इंजरी ऑफ टेंडन्स या मांसपेशी का भी आ जाता है। क्या होती है ये एक्चुअल में, ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ मसल्स और टेंडन्स। टेंडन हमारी किस चीज़ को किससे जोड़ती है, हमने अभी बात की थी पीछे, मसल्स को कौन से, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम किसका होता है, हमारा टेंडन का होता है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं आएगा कि टेंडन किसकी चोट होती है, टेंडन से संबंधित, तो ये भी आता है मांसपेशियों से संबंधित किस चोट होती है, तो स्ट्रेन को डाल सकता है। अच्छा, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, कोई भी मामूली खिंचाव। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, कोई भी मामूली खिंचाव। इसके भी कुछ उसी प्रकार के, जैसे मसल स्पाज्म है, स्वेलिंग आ जाना, क्रैम्पिंग हो जाना, ट्रबल है, कुछ चलने में दिक्कत है। हाँ, इसकी भी वही टाइप से हमारी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो मतलब कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज़ है। अगर डिफरेंस है तो क्या है, सिर्फ ऊपर वालों में है, तो उसको भी हम टेबल के थ्रू देखेंगे। फिर है, ये भी वही तीन चीज़ों में क्लासीफाई होती है, माइल्ड यानी कि ग्रेड 1, मॉडरेट यानी कि ग्रेड 2, और सीवियर यानी कि ग्रेड 3। देखो यहाँ पे अब बात आती है इनके डिफरेंस की, स्प्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या है। स्प्रेन क्या था हमारा, मोच, और स्ट्रेन क्या था हमारा, बताओ। ब्रेन किस चीज़ की इंजरी है, देखो हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना है, अगर हम इतना भी पढ़ रहे हैं तो हमारा कॉम्पिटिटिव में आराम से निकाल लेंगे। ब्रेन हमारी इंजरी ऑफ लिगामेंट होती है, और लिगामेंट किसको, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। और स्ट्रेन हमारी क्या होती है, टेंडन की इंजरी होती है। टेंडन हमारी किसको जोड़ती है, हड्डी को मांसपेशी से। ठीक है, ये इनके कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिखा रखे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा किस में होती है, जैसे हैमस्ट्रिंग में होती है ना। तो ऐसे इनके कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिखा रखे हैं, और इनमें कुछ डिफरेंसेस बता रखे हैं, इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। फिर आती है कंट्यूजन। कंट्यूजन में भी किसी को भी ना पता हो कि कंट्यूजन क्या होती है, पर हिंदी में इसी चीज़ को जब आप देखते हो तो नील पड़ जाना, आपने सुना होगा ना अक्सर। कंट्यूजन क्या होते हैं, नील पड़ जाना। ठीक है, इट कैन बी जनरली रेफर टू एनी टाइप ऑफ ब्रूज, मतलब किसी भी प्रकार का जो ब्रूज होता है वो हमारा कंट्यूजन। ब्रूजेस क्या होती है, हमारी ऐसी इंजरीज होती है इसमें जो हमारी अपर स्क्रीन होती है ना, अपर स्किन, वो तो अनअफेक्टेड होती है, पर अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती है वो हमारी रप्चर हो जाती है। हमने देखा होगा ना नी लेक्चर कैसा होता है, कोई बाहरी आघात जैसे होता है उसके कारण से हमारी स्किन का सिर्फ कलर चेंज हो जाता है, पर एक्चुअल में जो इंजरी हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, हमारे टिश्यूज में हो रही है, अंदर की ओर। तो ऐसी इंजरी जिसमें हमारी बाहर से स्किन तो बिल्कुल ठीक है, मतलब कलर चेंज हो रहा है वो मैं मानता हूँ, पर चोट जो लग रही है वो कहाँ पे लग रही है हमें, अंदर ब्लड वेसल्स पे या हमारे मसल्स के ऊपर। ऐसी इंजरी क्या कहलाती है, कंट्यूजन यानी नील पड़ जाना। सॉरी। इट रिजल्ट्स इन डिसकलरेशन ऑफ स्किन। इसके लिए भी वही प्राइसेस थेरेपी का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि कंडीशन हमारी वर्स ना हो। और जो हमारी थाइज होती है और लोअर लेग्स होती है, ये इसके क्या होते हैं, सबसे कॉमन साइड्स होती हैं, मतलब सबसे इजीली यहाँ पे हमें ये चोट देखने को मिल जाती है। इसके ये दिखा भी रखे, देखो कैसा होता है, कभी कभी यार नील, बेशक इसको कहता हूँ नीला हो जाता है, पर कभी कभार क्या होता है, ये रेडिश कलर का भी होता है। सो सॉरी, ये रेडिश कलर का भी होता है। का रीज़न क्या है, तो हमारी दो प्रकार की होती है ना वेंस। वेंस के अंदर हमारा क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लू कलर का ब्लड होता है। तो जब वो इम्पैक्ट होता है तो अंदर क्या होती है, हमारी वेंस जो होती है वो रप्चर हो जाती है। उस कारण से क्या होता है, डिस्कलरेशन होता है, हमारे ब्लूइश कलर आ जाते हैं, जिसको नील कहा जाता है। कभी कभी इतना ज़्यादा तेज वो आघात होता है कि अंदर हमारी आर्टरीज जो होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रेड कलर का ब्लड होता है, वो भी हमारी रप्चर हो जाती है। ये रेडिश कलर भी हमें देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी इंजरी जिसमें हमारी सिर्फ अंदर ब्लड वेसल्स जो हमारी आर्टरीज या वेन्स है वो हमारी रप्चर हो रही है, और हमारी स्किन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी इंजरी हमारी क्या कहलाती है, कंट्यूजन कहलाती है, नील कहलाती है। ठीक है, फिर हमारी मसल सोरनेस है। मसल सोरनेस किसके कारण होती है,
एसेंट्रिक एक्सरसाइजेज होती है। एसेंट्रिक एक्सरसाइजेज जैसे आगे हम पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, में मसल्स हमारी छोटी होती है पर मोटी हो जाती है। एसेंट्रिक क्या होती है, जिसमें मसल्स हमारी लंबी होती है पर पतली हो जाती है। तो ऐसी एसेंट्रिक एक्सरसाइजेज के कारण क्या होती है, हमें मसल सोरनेस देखने को मिल जाती है। इसकी इमेज भी दिखा देते हैं साथ के साथ। ये हमने अक्सर देखी होगी, बहुत सारे व्यक्ति इससे ग्रस्त होते हैं, है ना। ऐसी जब इंजरी जब होती है हमें, जब हम किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेनस प्रेशर हम डालते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हमारे होते हैं, वहाँ पे हमारे जो मसल फाइबर्स होते हैं, वो प्रेशर पढ़ पढ़ के वो मसल फाइबर्स उससे इफेक्ट हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। तो क्या होती है, हमें मसल सोरनेस होती है। इसके कारण होता क्या है, जैसे जलन होती है और दर्द होता है। दर्द होता है और जलन होती है हमारी मांसपेशियों के अंदर। ये हमने देखा भी होगा, हमें ऐसे पेन होने लग जाता है मसल्स के, हाँ। तो हमारे मसल्स फाइबर्स होते हैं उनके अंदर ऐसे पेन होने लग जाता है। ये भी हमारी क्या है, इसके अंदर ही आती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर। ये हालांकि जो हमने शुरू की चार की है, ये हमारी क्या होती है, मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है। यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी मैंने इसको डाल रखा है क्योंकि ये हमारी मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर आता है। इसके बाद एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, और मेरी हिंदी बड़ी पुअर है कैसे लिखते। घर्षण जो होता है, हाँ। तो सॉरी, हिंदी मेरी थोड़ी सी पुअर है, दिमाग में घूम रहा है घ कैसे लिखते हैं। तो घर्षण, जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन के कारण होता है, वो हमारा क्या होता है, एब्रेशन होता है। इट यूजुअली ओकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। देखो बचपन में हमें अक्सर ऐसी चोटें लगी होगी जब हम कहीं पे गिर जाते हैं और वो खरोंचे हमें लग जाती है। तो खरोंचे लगने के कारण क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा सा ब्लीडिंग सी भी वहां से होनी शुरू हो जाती है। हाँ, अक्सर हर किसी ने ये इंजरीज हमें देख रखी है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में नहीं, वैसे बचपने में भी हमें छोटा मोटा एक्टिविटी करते टाइम या वैसे हमें हो जाती है। पिक्चर्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए डाल लिया कि हम उस चीज़ को मेमोराइज कर पाए बड़े समय, लंबे समय के लिए। तो ऐसी जो इंजरी होती है वो क्या होती है, एब्रेशन होती है। जितनी भी दिख रखी है ये क्या है, एब्रेशन। अच्छा, अब ऐसी इंजरी होती है तो क्या हम राइस थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे, पहले रेस्ट करेंगे फिर आइस का इस्तेमाल, ऐसा नहीं। जब ऐसी इंजरीज होती है तो क्या होता है, हमें इन्फेक्शन होने के बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक वॉश का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेटोल, सेवलोन वगैरह। इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उससे पहले सफाई करेंगे कि हमें टेटनस जैसे रोग ना हो जाए, हाँ, या हमें और कोई ऐसा इन्फेक्शन ना हो जाए मिट्टी वगैरह के थ्रू जो। तो उसके लिए हम एंटीसेप्टिक वॉश का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होती है, हमारी एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन की हमने ऑलरेडी कर रखी है, कितनी लेयर होती है, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर जिसको कहा जाता है। तो इसकी जो ये सेकंड लेयर होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस, इन पे मेन इफेक्ट पड़ता है। तो मेनली जो एपिडर्मिस होती है हमारी, उसमें डैमेज देखने को हमें मिलता है। इन एब्रेशन इज कॉमनली, यहाँ पे ये कॉमन होती है, एल्बोज में, नीज में, पाम्स में देखने को मिल जाती है। और कोई मेरे ख्याल से इसमें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारी डर्मिस और जो एपिडर्मिस लेयर होती है इफेक्ट पड़ता है। ये पहली ऐसी इंजरी है जो घाव की श्रेणी में आती है। आगे हम ये भी देखेंगे कि घाव की श्रेणी में कौन कौन सी इंजरी। तो हमारी पहली इंजरी कौन सी है जो घाव की श्रेणी में आती है, हमारी एब्रेशन। इसके बाद हमारी आती है इंसिजन। देखो आप इमेजेस को देख के भी उन चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई भी ऐसी धारदार चीज़ जिसके कारण हमें कट लग जाता है, कोई भी ऐसी नुकीली जो चीज़ होती है जिसके कारण क्या होता है, हमें कट लग जाता है, तो ऐसी इंजरीज हमारी किसके अंदर आती है, हमारी इंसिजन कहलाती है। ठीक है, हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर ही आती है। जैसे कोई चाकू है, कोई ब्लेड है, इस प्रकार के शार्प ऑब्जेक्ट से हमें कट लग जाना। इसमें हमारा क्या होता है, हमारी आर्टरीज या वेन्स जो होती है वो कट जाती है, और ब्लड जो होता है वो, रक्त जो होता है वो चलना शुरू हो जाता है बॉडी से। इनको ठीक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टिचेस यानी कि टाके जो होते हैं,
टाँके लगाए जाते हैं ना, तो इस प्रकार की इंजरीज को ठीक करने के लिए क्या होता है, टाँकों का इस्तेमाल किया जाता है एक नीडल और थ्रेड के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं हमारी लेसरेशन। देखो लेसरेशन और इंसिशन जो है वो कहीं ना कहीं सेम है हमारी। इसमें भी हमारा क्या होता है, ऐसे ही हमारी स्किन टियर हो जाती है, पर डिफरेंस क्या है, देखो वहां पे हो रही थी शार्प ऑब्जेक्ट के कारण, वहां पे क्या हो रही थी, शार्प ऑब्जेक्ट के कारण, इसलिए देखो कितनी सफाई से वो घाव हमें लग रहा था। और यहाँ पे क्या होती है, किसी रफ सरफेस से होता है, जैसे एक ट्रफ की बॉल होती है फील्ड हॉकी के अंदर, बड़ी भारी सी होती है, और मुझे कई दफ़ा लगी भी है, यहाँ पे आइस पे मेरे कटा रखे हैं। तो वो जैसे लगती है तो उससे क्या होता है, अगर वो इनको टीयर करेगी तो वो कैसे करेगी, सरफेस हमारा कैसा होगा, इस प्रकार का। तो मतलब एक क्लियर घाव नहीं देगी हमें कि ऐसे बिल्कुल प्रॉपरली ऐसे फटेगी, तो रफ होगा सरफेस। तो जब ऐसा रफ होता है ना सरफेस अंदर से, ये जैसे रफ की बॉल से ही ऐसे हमें लग रखी है, पर ऐसा जो घाव होता है वो हमारा क्या होता है, लेसरेशन में आता है। और जो बिल्कुल नुकीला ऑब्जेक्ट होता है उससे बिल्कुल ऐसा क्लियर जो घाव लगता है, बिल्कुल साफ, वो हमारा किस में आता है, इंसिजन में आता है। तो इसमें ये सिमिलरिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा, यही एक बेसिक डिफरेंस। तो ये आपको यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, लेसरेशन में क्या होता है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और इसके अंदर भी क्या करते हैं, हम पहले एंटीसेप्टिक वॉश का इस्तेमाल करते हैं, साथ में हम प्रयास करते हैं ब्लड अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको थोड़ा प्रेशराइज करें, फिर डायरेक्ट प्रेशर डालें, ताकि रक्त ज़्यादा हमारे शरीर ना निकले। ठीक है, तो इंसिजन भी, एब्रेशन भी, लेसरेशन सारे किस में आते हैं, घावों में आते हैं। इसके बाद एक और होता है हमारा जिसको पंक्चर कहा जाता है। देखो अपनी लोकल लैंग्वेज में हम ऐसे करते हैं कि टायर पंक्चर हो गया, टायर पंक्चर हो, हाँ, तो वो पंक्चर शब्द कहाँ से निकल के आया, यहीं से निकल के आया। पंक्चर क्या होता है, कोई भी ऐसा नुकीले ऑब्जेक्ट से, जैसे नीडल होगी सुई, आइस पिक हो गया, या जैसे स्पोर्ट्स के अंदर स्पाइक्स होते हैं, तो ऐसे किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से ऐसे होल बन जाना हमारे शरीर के अंदर, शरीर के किसी भी पार्ट में ऐसे होल बन जाना। साइकिल में जैसे पंचर होता है तो क्या हो रहा है, कुछ होल बन रहे हैं ना, उसी प्रकार से चीजें हैं, ये कुछ होल बन जाना, जैसे इसको कैक्टस का वो शार्प आगे का क्या कहते हैं इसको, ये शार्प जो होता है ये लग गया है, तो इस कारण से भी इसको क्या हो गया है, पंक्चर हो गया है ना। ये जैसे बैक्टीरिया होता है, इसके कारण कुछ इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। या सबसे कॉमन तो हमारा क्या है, टेटनस वगैरह का तो खतरा रहता ही अगर मिट्टी वगैरह अंदर चली कारण से। हाँ, तो इसके लिए भी वही कहीं ना कहीं हम एंटीस्पेक्टिक वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे घाव जितने भी होते हैं उनके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक वॉश का ही करते हैं, एंटीसेप्टिक वॉश का ही करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि वाउंड्स कौन कौन से है, तो ये इमेज आपने याद रखनी है हमारी, एब्रेशन, इंजन, लेसरेशन, पंक्चर, ये चारों ही हमारे क्या होते हैं, गाँव में आते हैं। ठीक है, हमें ना अक्सर किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ याद हो जाती है, तो ऐसे ही मेरे को किसी ने बताया था, हमारे हरियाणा में एक ऐसे जो छोटा डॉग होता है उसके लिए एक हिंदी में टर्म इस्तेमाल की जाती है, PILA, पीला उसको कह दिया जाता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाती है ऐसे ही। तो मैंने तो इसी प्रकार से याद कर रखा है, आप भी इस प्रकार से या किसी और याद भी कर सकते हैं। तो P से पंक्चर, I से इंजन, L से लेसरेशन, A से एब्रेशन, ये पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है। ये आपको चारों पता होने चाहिए, ये किस में आते हैं, तो हाँ वो की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, है ऐसे गाँवों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, गाँवों की, ठीक है, घाव क्या होते हैं हमारे, हर किसी को पता है, ऐसी कोई भी इंजरी जिसमें हमारी स्किन होती है वो टीयर हो जाती है और वहां से रक्त स्राव होना लगता है, रक्त स्राव। हिंदी का मैं प्रयास कर रहा हूँ दिन पे दिन की, हिंदी के भी ऊपर मैं अपनी अच्छी कमांड करूँ, तो मैं सीख। खैर, इसके बाद आते हैं हमारे ब्लिस्टर। ऐसे ही फिर से हिंदी में देखो इसका क्या मतलब होता है, तो ब्लिस्टर अगर कहेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, पर फफोले जो होते हैं, यदि ये शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ फफोला क्या होता है। ऐसा हमने अक्सर देखा होगा जिसके अंदर ऐसी पस भर जाती है, या इसको जब हम ऐसे फाड़ते हैं तो ऐसा, ये सारे क्या है, हमारे ब्लिस्टर है, छाले।
छाले टाइप जो नहीं भी लिखते छाले ऐसे तो समझ जाओ छाले। ठीक है। बबल होता है वो फ्लूइड का भर जाता है, पस का भर जाता है। इसके बीच में देखो टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन टर्म्स का, एपिडर्मिस और जो डर्मिस उसके बार बार घर्षण होता है तो उसके कारण ऐसी इंजरीज हमें मिल सकती है। इसके बाद ऐसे ही कैलस को क्या कहा जाता है, कुछ डील शायद ऐसा, डील डील। हाँ। तो एपिडर्म ये क्या होता है, कैलस जो होती है इसमें हमारी जो सबसे ऊपरी लेयर होती है हमारी एपिडर्म, पाल्म की या हील की, ये नीचे पैरों की या जो ये हमारे हाथों की होती है, यहाँ पे क्या होता है सरफेस इतना ज़्यादा रफ हो जाता है स्किन फ्रिक्शन के कारण, इतना ज़्यादा रफ हो जाता है कि ऐसा हमें दिखने लग जाता है जैसे पैरों में दिख। तो ये हमारा क्या होता है, कैलस कहलाता है। ये भी क्या है, एक प्रकार की सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। तो नो का हमने शायद जिक्र कर लिया है। उसके बाद लास्ट हमारी है एवल्जन, थोड़ी सी गंदी सी है देखने में। ठीक है। एवल्जन हर वो इंजरी होती है जिसमें देखो हमारा जो शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट होता है वो हमारे शरीर से बिल्कुल ऐसे अलग हो जाता है, सिर्फ उसका कुछ छोटा सा पार्ट हमारे शरीर से जुड़ा हुआ रह जाता है। जैसे कि ये इस इंजरी में इसका कान जो है वो थोड़ा फट गया, या यहाँ से ये स्किन बिल्कुल है जो फट गई, यहाँ से पैर का जो है ये तो बिल्कुल ऐसे फट गया था पर थोड़ा सा अटैच होता है, उसको दोबारा से हील वगैरह के और ऐसे डॉक्टर्स उसको ठीक कर देते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाता है। मुझे भी एक बार ऐसी इंजरी हुई थी, मेरी जो उंगली है वो बिल्कुल नाखून के पास से कट गई थी, बिल्कुल थोड़ा सा वो टच हो रखा था। तो पर सही टाइम पे अच्छे डॉक्टर ने ठीक हो गया। ये तो एवल्सन ऐसी इंजरी होती है, आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस इमेजेस से या दूसरी चीज़ों से, कैसे भी आप उन चीज़ों को लंबे समय के लिए याद रख पाएंगे। ठीक है। के बाद इसके बाद अब हमारी आती है हार्ड टिश्यू इंजरी, तो हमारी बोन इंजरीज, हार्ड टिश्यू। बोन इंजरीज में हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। बोन इंजरीज में हमारे क्या होते हैं, जितने भी ये हमारे क्या है फ्रैक्चर्स है। अब फ्रैक्चर एक प्रकार का नहीं होता, अनेक प्रकार के होते हैं, और हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं फ्रैक्चर्स की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है। तो देखो फ्रैक्चर्स कई प्रकार से होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हो रहा है, हाँ, तो उससे हमारा क्या होता है, हड्डियों में ऐसे चोट आ जाती है, हड्डी टूट जाती है। तो सबसे पहले हमारा देखो मैं उसी प्रकार से पढ़ाऊंगा जिस प्रकार से हमारे पेपर के अंदर पूछा जाता है। सिंपल फ्रैक्चर की कई सारी टाइप्स होती है, जैसे ओब्लिक फ्रैक्चर होता है, ट्रांसवर्स होता है, स्पाइरल होता है, बहुत प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं सिर्फ सिंपल सिंपल के अंदर। तो वो हम ऑब्वियसली नहीं करेंगे। ऐसा किस लिए, क्योंकि पेपर के अंदर हमारे जो फ्रैक्चर्स आते हैं हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले सिंपल जिसके अंदर ये सारे के सारे आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं। क्लोज फ्रैक्चर किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी हड्डी जो होती है ना उसमें सिंपली ऐसे हाँ, क्या कहते हैं, वो ट्विस्ट आ जाता है, वो टूट जाती है सिर्फ अंदर से एक छोटे से भाग से। सिंपली मतलब बिल्कुल हड्डी टूट रही है एक जगह से, कोई स्किन टीयर नहीं हो रही है, कोई इंटरनल ऑर्गन इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई दो से ज़्यादा भागों में नहीं डिवाइड हो रही है, सिर्फ सिंपली क्या हो रहा है, हमारी स्किन ऐसे टूट रही है। तो ऐसा फ्रैक्चर हमारा क्या कहलाता है, क्लोज्ड फ्रैक्चर कहलाता है। जैसे ये एक बहुत पॉपुलर एथलीट है, शायद 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स जो थे उसमें वेट लिफ्टिंग में मैथ्यू स्टीनर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बड़ी अच्छी इनकी स्टोरी है, इनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी और उसके बाद भी इन्होंने वेट लिफ्टिंग को क्विट ना करते हुए उस पर कंटिन्यू किया, और 2008 के बहुत ही मतलब एक रोमांचक मैच था, यूट्यूब पे आप देख भी सकते, गोल्ड मेडल जीता।
इन पे जैसे ये दिखा रखे है, ये क्या है, एक प्रकार का फ्रैक्चर हो सकता है गर्दन में। इसके बाद दूसरा जो इसका जस्ट ऑपोजिट आता है वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर। इसको ओपन फ्रैक्चर भी कहा जा सकता है। इसके बारे में आपको नाम से ही पता चल रहा है। देखो, हड्डी टूट तो रही है पर साथ में क्या कर रही है, हमारी स्किन को टीयर करके उससे बाहर निकल रही है। हड्डी हमारी टूट तो रही है पर उसको साथ में टीयर करके बाहर निकल रही है। हाँ, ऐसे जो फ्रैक्चर्स होते हैं ना, डेट में लीड्स टू इन्फेक्शन। भाई हमें पता है थोड़ी सी अगर स्किन टीयर हो रही है और वहां से भी डस्ट वगैरह के कारण इन्फेक्शन, तो ये तो बहुत बड़ा घाव है। तो अगर अच्छे से गौर ना करी जाए तो इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस इसमें होते हैं। ठीक है। फिर हमारे कुछ अन्य फ्रैक्चर्स आते हैं जैसे स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, इसको हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर ये अनगिनत बार पूछा गया है। साथ में और भी नाम है जैसे फिशर है, मार्च है, फटीक है, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर है, ये इसके अन्य नाम है। पर पेपर के अंदर जो हमारा आता है वो यही आता है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर किसका अन्य नाम है, हेयर लाइन फ्रैक्चर किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर को कहा जाता है। इस प्रकार के फ्रैक्चर कैसे होते हैं, देखो वर्ड से ही पता चल रहा है। किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर बार 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 दबाव पड़ने से, बार बार एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है किसी ओवर यूज के कारण। जैसे वो आगे आएंगे ना, टेनिस एल्बो है और पता नहीं कौन कौन सी इंजरी है, तो उनके कारण बार बार किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और उसके कारण से थोड़ा फ्रैक्चर हो रहा है। तो ऐसे जो फ्रैक्चर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर। यहाँ पे ये दिखा रखी है हाथ की रेडियस और अल्ना बोन। रेडियस बोन में दिखा रखा है ये, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है। इसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो टिपिकली किसके अंदर देखा जाता है, बच्चों के अंदर देखा जाता है। किस लिए, क्योंकि उनकी हड्डियां जो होती है वो वयस्क व्यक्तियों के मुकाबले में क्या होती है, काफ़ी कमज़ोर होती है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हमारा क्या होता है, बच्चों के अंदर देखा जाता है क्योंकि उनकी हड्डियां कमज़ोर होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, या तो हड्डी की एक साइड कमज़ोरी के कारण टूट जाती है, या इतनी कमज़ोर होती है वो कि बेंड हो जाती है। तो ऐसा फ्रैक्चर क्या होता है हमारा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ज़्यादातर हाथों के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। डिस्कवर किसके द्वारा हुआ था, इस पॉइंट को आप छोड़। और ये इसका मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट नहीं है, बस नेट से तो डाल दिया गया है। तो वैसे ये याद रखना है कि ये दो पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। हड्डी कमजोरी के कारण क्या होती है, या तो एक साइड से बेंड हो जाती है, एक साइड से टूट जाती है। और ये ज़्यादातर किसके अंदर देखने को मिलता है, बच्चों के अंदर। यही पेपर के अंदर आपका पूछा जाता है। इसी प्रकार से फिर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स कौन से होते हैं, अब हड्डी हमारी टूट तो जरूर रही है, टूटने के बाद वो क्या कर रही है, हमारे किसी इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट कर रही है, किसी इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर रही है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिखा रखा है वो किसका है, रिब्स का है। देखो रिब्स हमारी जो है वो पसलियाँ टूट के क्या है, हमारे फेफड़ों के अंदर घुस जा रही है। हमारे फेफड़े होते हैं ना यहाँ पे, लंग्स हमारे होते हैं, तो वो टूट के क्या कर रही है, फेफड़े के अंदर ही घुस गई है। तो ऐसी जो हड्डी, ऐसी जो इंजरी होती है वो हमारी किस में आती है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में। देखो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही है। ऐसी जो इंजरी होती है वो हमारी किस में आती है, कॉम्प्लिकेटेड। तो आपसे सीधा इतना ही पूछा जाएगा, ऐसा फ्रैक्चर कौन सा होता है में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे वो टूटी हुई हड्डियाँ प्रभाव डालती है या उनको डैमेज करती है। इसके बाद एक हमारा होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर कौन सा होता है हमारा, अभी तक हमने वो सारे के सारे फ्रैक्चर्स देखे हैं जिसमें हमारी हड्डी है जो वो दो भागों में डिवाइड होगी। ऐसी इंजरीज, ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हमारी हड्डी जो है वो दो से ज़्यादा भागों में डिवाइड हो रही है, मतलब तीन या उससे अलग पार्ट्स में। जैसे देखो ये कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड होगी, ये यहाँ पे कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो तीन या उससे ज़्यादा पार्ट्स में जब ये बोन डिवाइड हो जाती है हमारी, तो ऐसे फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इनसे बिल्कुल सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे फ्रैक्चर ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। ठीक है।
माइनर बोन्स जो होती है वो उसके ज़्यादा प्रोन होती है, क्योंकि जितनी कमज़ोर होगी उसकी उतनी ज़्यादा हिस्सों में टूटने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर ऐसे ही एक होता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या है, जैसे ये हमारी हड्डी है तो ये टूटने के बाद इसका एक सिरा टूटे हुए दूसरे सिरे के अंदर की ओर धंस जाता है। जैसे ये मेरी बोन ऐसे है तो ये टूटने के बाद ऐसे एक दूसरे के अंदर की तरफ ऐसे धंस जाती है। तो ऐसे फ्रैक्चर्स को क्या कहते हैं हम, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। जैसे ये देखो कितनी बड़ी हड्डी थी और ये टूटने के बाद क्या हुआ कि जो ये सिरे हैं ये आपस में ऐसे अंदर की तरफ एंटर करके, ठीक है। ये ऐसी इंजरीज कब हो सकती है, जैसे आप किसी ऊंचाई से गिर गए हो और आपके पैर सीधे ऐसे जमीन पे लगे, तो वो हड्डी जो होगी वो क्या होगी, टूट के ऐसे अंदर की तरफ। या ऐसे कोई और आमने सामने से कोई वगैरह है उसमें आपकी टक्कर है तो उस कारण भी हो, ठीक है। इसके बाद एक और होता है हमारा जिसे हम कहते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। ये डिप्रेस्ड फ्रैक्चर जो हमारा होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड। हड्डी जो हमारे ब्रेन की यहाँ पे क्रैनियम की टूटती है, skull का जो पार्ट होता है क्रैनियम, उसकी जो हड्डी टूटती है वो टूटने के बाद खोपड़ी के अंदर चले जाना, ऐसा फ्रैक्चर बड़ा ही घातक फ्रैक्चर होता है। और ये हमारा कौन सा होता है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो हमारे फ्रैक्चर्स में हम सिर्फ कितनी ही टाइप्स की बात करेंगे। ये फ्रैक्चर्स हमारे सारे के सारे किस में आते हैं, हार्ड टिश्यू इंजरीज के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ऐसी ही और भी अलग इंजरीज होती है, तो वैसे तो देखो बहुत सारी होती है, हम किस किस को काउंट करें, पर हम सिर्फ उसको देखेंगे जो हमारे पेपर के अंदर बार बार पूछी जाती है। इसमें सबसे पहली जो हमारी आती है वो आती है हमारी शोल्डर डिसलोकेशन। नॉट शोल्डर डिसलोकेशन, ऑब्वियसली डिसलोकेशन किसी भी टाइप के हो सकते हैं। शोल्डर का इसलिए नाम निकल गया साथ में क्योंकि शोल्डर के अंदर ये ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो डिसलोकेशन क्या होता है, बोन स्लिप्स आउट ऑफ अ जॉइंट, मतलब हड्डी का कोई भी जो सिरा होता है वो मतलब उस जोड़ से बाहर निकल जाना का, जैसे कोई ओरिजिन पॉइंट है वो क्या होगा हमारे उससे उस जोड़ से ही बाहर निकल जाना। तो ऐसी जो इंजरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, शोल्डर, फिर से शोल्डर, सॉरी डिसलोकेशन, है ना। बेसिकली ये कहाँ पे देखी जाती है, हमारे शोल्डर के अंदर देखी जाती है। इसकी सबसे मोस्ट कॉमन साइट है, ये भी पेपर के अंदर पूछा गया है, इसलिए मेरा थोड़ा सा यही हो रहा है। जैसे ये दिखा रखा है, जैसे इसने पंच किया, ये इसका कंधा उतर गया, यहाँ से कंधा उतर गया, लाइक मतलब शोल्डर में डिसलोकेशन। यहाँ से जो जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था इसका, वहाँ से इसकी जो ह्यूमरस बोन है वो कंधे से बाहर निकल गई। ऐसे ही फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो हर पेपर में आज के टाइम पे भी पूछी जा रही है, टेनिस एल्बो। यहाँ से पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एनवीएस में भी अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था कि लेटरल एपिकोंडिलिटीज, इसका अन्य नाम क्या है टेनिस एल्बो का, तो लेटरल एपिकोंडिलिटीज। ये क्या है, एक प्रकार की ओवर यूज इंजरी है। क्या है, एक प्रकार की ओवर यूज इंजरी है। देखो इंजरीज बेसिकली जो हमारी होती है वो एक्यूट या क्रोनिक होती है, मेनली जो होती है। एक्यूट इंजरीज क्या होती है, एकदम से लग जाना, और क्रोनिक इंजरीज क्या होती है, जो धीरे 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 लग रही है और फिर उसका क्या है, एक लंबे समय तक वो चलती है। तो ऐसी ही इंजरीज में आती है हमारी ओवर यूज। तो मतलब धीरे 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 हमारे किसी स्पेसिफिक पॉइंट या किसी शरीर को हड्डी के उस पार्ट को नुकसान पहुंचा रही है, फिर वो लंबे समय तक हमें परेशान करती है। तो ऐसी इंजरी आती है ओवर यूज, मतलब बार बार उस पॉइंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें होती है, जैसे सूजन रहने लग जाती है, जलन बहुत ज़्यादा मचने लग जाती है, थोड़ा रेडनेस हो जाती है वहाँ पे, दर्द होने लग जाता है एल्बो के अंदर बेसिकली। टेनिस एल्बो जो हमारी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे एल्बो के अंदर होती है। ये किस प्रकार के गेम्स में होती है, हमारे जैसे रैकेट के है, बैट के है, स्टिक के है। देखो स्टिक है, बार बार हम हिट लगा रहे हैं या फ्लिक लगा रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा पार्ट है जो हमारी एल्बो का यहाँ से बार बार यूज हो रहा है। स्पेशली जैसे हम रैकेट के हैं, फोर एंड बैक एंड वगैरह अगर हम बार बार लगा रहे हैं उस स्पेसिफिक को, तो उससे भी हो सकता है। क्रिकेट का है, कोई कवर ड्राइव वगैरह लगा रहे हैं बार बार एक ही पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो उस तो टेनिस एल्बो क्या होती है हमारी,
एक ओवर यूज इंजरी होती है हमारे एल्बो की, एक स्पेसिफिक पार्ट की, और ये इतनी दर्दनायक होती है कि जो सीवियर कंडीशंस होती है उसमें एल्बो से जो हमारा दर्द होता है ना, अगर उसको रेस्ट वगैरह ना दिया जाए प्रॉपर, तो वो फोराम या रिस्ट तक हमारा पहुंच जाता है। ओवर यूज इंजरीज काफ़ी ज़्यादा घातक होती है। ये पॉइंट दिखा रखा है हमारा टेनिस एल्बो का। अच्छा, टेनिस एल्बो जैसे होती है, देखो टेनिस एल्बो ही पूछी गई है आज तक। इसको क्या कहा जाता है टेनिस एल्बो को? लेटरल एपिकोंडिलिटीज। ऐसे ही एक मीडियल एपिकोंडिलिटीज भी होती है जिसको गोल्फर्स एल्बो कहा जाता है। गोल्फर्स एल्बो ये गोल्फ वाले प्लेयर्स के अंदर होती है, क्योंकि उनका जो ये स्पेसिफिक पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है। टेनिस के अंदर अलग होता है और गोल्फर के अंदर अलग होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए ये गोल्फर एल्बो भी हम याद रख सकते हैं। इसको मीडियल एपिकोंडिलिटी कहा जाता है। आज तक पेपर में नहीं आया है, पर मे भी आगे आ जाए। ऐसे ही और भी बहुत सारी होती है, जैसे मसल स्पाज्म होती है। अब ये नहीं आती है ज़्यादा। मसल स्पाज्म जैसे क्या होती है, फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, है ना, हार्ड हो जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, है ना। ये जैसे पानी वगैरह की कमी हो जाती है मेरे ख्याल से, उनसे भी हो सकती है। और इसके कारण क्या हो सकता है, खिंचाव भी आ सकता है, मसल स्ट्रेन्स हो सकते हैं, टीयर्स हो सकते हैं हमारी टेंडन्स के अंदर या लिगामेंट्स के अंदर, तो और फर्दर इंजरीज लग। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही फिर ITIS, ये जहाँ पे भी आ जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है, इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। ऐसे तो मतलब अनगिनत इंजरीज है, आप कुछ भी पढ़ते रहो आखिरी तक, ठीक है। पर मेन जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो डिसलोकेशन और आपकी लेटरल एपिकोंडिलिटीज। एल्बो, टेनिस एल्बो ही है, तो ही आती है आपकी अदर से। जैसे इन्फ्लेमेशन, किसकी इन्फ्लेमेशन भाई? साइनोवियल रीजन की। ऐसे और भी हो सकती है, जैसे बुर्सिटीज होती है। बुर्सिटीज क्या होती है? बुरसा रीजन में जो इन्फ्लेमेशन होती है। या टेंडिनिटीज भी हो सकती है, जो हमारी टेंडन होती है मसल को बोन से जोड़ती है, उन टेंडन्स के अंदर उन पॉइंट्स पे जलन हो सकती है। तो मतलब ITIS जहाँ पे भी आ गया, मतलब इन्फ्लेमेशन बात हो रही है। ऐसे ही ओडीमा या एडिमा भी होती है, उस एक ही स्पेलिंग है इसके, अलग अलग आप कुछ भी। ये हमारी क्या होती है, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में कोई आपके स्वेलिंग आ जाना, सूजन आ जाना, उसके लिए जैसे हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ओडीमा का कर लेते हैं। तो ये भी पेपर के अंदर वैसे नहीं आती है। ठीक है, तो इतना ही है इस टॉपिक में। और भी हालांकि कई सारी छोटी मोटी इंजरीज है, बहुत सारी है। इस टॉपिक के लिए भी मैं आपको श्याम नारायण की बुक सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं कई सारी चीज़ों में उस बुक को मना भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज का टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि TGT PGT लेवल के एग्जाम के लिए हमने पढ़ना है तो हम श्याम नारायण सर की बुक इस्तेमाल करें, या हम ML कमलेश की बुक पढ़ना शुरू। हाँ, मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी बुक्स आ चुकी हैं, तो आप बहुत कम एफर्ट से आप अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, जैसे इस टॉपिक के लिए मैं पर्सनली आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप उसका। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो। स्पोर्ट्स मेडिसिन के नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द ही मिलें। तब तक के लिए जय भारत दोस्तों।